Dear students, today we are studying managed floating exchange rate. Before this, we have already completed flexible exchange rate and fixed exchange rate. उसके अलावा हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी कर लिया है कि डिमांड इंक्रीज होती है अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे ही जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है बेटा? फ्लोट होता है यानी कि जो स्टेबल नहीं होता, यानी कि इसमें वेरिएशंस होते हैं। पहला हमने पढ़ा था फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने करेंसी के साथ अपनी एक प्रीशियस मेटल्स के साथ अपनी करेंसी को डिफाइन कर दिया था, डिटरमाइन कर दिया था, यानी कि गोल्ड के इक्वल या सिल्वर के इक्वल। फ्लेक्सिबल के अंदर मार्केट फोर्सेस जो होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग रेट। ये ट्रेडिशन में है और इंडिया के अंदर भी इसी को ही फॉलो किया जाता है। मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच देयर इज ओकेजनल इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इन्फ्लुएंस द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट। हमने पढ़ा था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम, फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल करने का काम सेंट्रल बैंक का है। यहाँ पे भी हम यही पढ़ रहे हैं कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि समय समय पर, ओकेजनली समय समय पर सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को, वो इफेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए। सपोज कि डॉलर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि रुपया जो है वो सस्ता हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, और ज़्यादा करेंसी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मार्केट में डाल देगा। और अगर डॉलर के प्राइसेस या रुपया मजबूत हो रहा है तो वो करेंसी को निकाल लेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्यों? कई बार इंटेंशनली कोई कंट्री किसी दूसरी करेंसी, देश की करेंसी को डिवैल्यूएट करने के लिए इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लोट और मार्केट एक्सचेंज रेट? कैसे सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लोटिंग रेट को या मार्केट एक्सचेंज रेट को? It is through the sale and purchase of foreign currency in the international market. It is through the sale and purchase of foreign currency. फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक जो फॉरेन करेंसी को खरीदता है और बेचता है, उससे एक्सचेंज रेट के ऊपर इफेक्ट आता है। दूसरा, इट इज अ सिचुएशन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये वो सिस्टम है, ये वो सिचुएशन है जिसमें कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल के बीच की सिस्टम है ये, यानी कि वो डिफाइन भी कर देगा करेंसी को और मार्केट फोर्सेस से भी एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होगा। व्हेन आरबीआई फाइंड्स द रेट इज टू हाई, जब आरबीआई को लगता है एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई हैं और रुपए की वैल्यू कम हो गई है, इट स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई क्या करता है, उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेल करना शुरू कर देता है, अपने रिजर्व में से सेल करना शुरू कर देता है फॉरेन करेंसी को, जिससे कि रुपए की प्राइस, जो डॉलर की प्राइस है वो कम हो जाएंगी और रुपए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। When it finds the rate is too low, जब आरबीआई को ये लगता है कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, या सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा कम हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है फॉरेन एक्सचेंज में ही। तो आरबीआई क्या करता है, पैसा डॉलर्स को खरीदना शुरू कर देता है, जिससे कि इंडियन जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन आ जाएगी। When it finds the rate is too high, too low, जब आरबीआई को लगता है कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इट स्टार्ट्स बाइंग टू रेज द रेट। आरबीआई क्या करता है,
आरबीआई डेमो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको खरीदना शुरू कर देता है, बाय करना शुरू कर देता है, जिससे कि करेंसी वैल्यू स्टेबल हो जाती है। इट इज ऑल्सो नॉन एज डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। एज इन अ पर्टिकुलर कंट्री मैनी प्लेट्स मैनेज इट्स मैनेज फ्लोट टू द डिसएडवांटेज ऑफ अदर कंट्रीज। इसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर किसी दूसरी करेंसी को, किसी दूसरे देश की जो करेंसी है उसको, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए इस सिस्टम का डिसएडवांटेज लिया जाता है, इस सिस्टम का मिसयूज किया जाता है। सपोज कि डॉलर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो सेल करना शुरू कर देगा, उससे डॉलर की प्राइसेस कम हो जाएंगी और उससे जो है इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉलर इज इक्वल टू 72 रुपीज, अगर डॉलर की वैल्यू जो है वो 72 रुपीज के बराबर है, अब आरबीआई को लगता है ये बहुत ज़्यादा है और इसको कम होना चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट के अंदर पैसा डाल देगा, यानी कि मार्केट के अंदर जो है वो सेल करना शुरू कर देगा अपने फॉरेन एक्सचेंज को। तो मार्केट में जब डॉलर ज़्यादा आ जाएगा तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और रुपया जो है वो मजबूत हो जाएगा, इससे हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, 72 से 70 पे आ जाएगी, तो हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इफ वैल्यू ऑफ डॉलर, अगर डॉलर की वैल्यू 70 रुपए के बराबर है, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो फेडरल बैंक यानी कि यूएसए का जो बैंक है वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो फेडरल बैंक क्या करेगा, इंटरनेशनल मार्केट्स में रुपया जो है वो ज़्यादा डालना शुरू कर देगा। जब रुपया ज़्यादा आएगा तो उससे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी और वो 70 से 75 रुपीज़ पे आ जाएगा। जब 75 पे आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूरोपियन हैं या एक अमेरिकन हैं, इंडिया से आप व्यापार करते हैं, तो $1 के बदले आपको 70 रुपए की सम चीज़ मिलती है, अगर रुपये की प्राइस जो है वो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है तो, ठीक है। इन केस ड्यू टू मैनेज फ्लोटिंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, 70 से 75 रुपीज हो गई, तो अब आप एक अमेरिकन है और आपको $1 के बदले 75 रुपए का सामान मिलेगा, यानी कि आपकी करेंसी वही है लेकिन आपको सामान ज्यादा मिल रहा है, तो आप ज्यादा सामान बाहर से मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, यानी कि हमारे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ से सामान ज़्यादा मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एक एप्पल आईफोन है यूएस के अंदर, वो $1000 का है, इट मीन्स 72,000 रुपये का है, और अगर रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है, रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रुपए की वैल्यू 69 रुपीज़ हो गई, तो वो आईफोन, या रुपए की वैल्यू 62 रुपीज़ हो गई, तो वो आईफोन जो है हमारा, यानी कि रुपया जो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया, तो वो आईफोन जो हमें 72,000 का पड़ रहा था, वो हमें कितने का पड़ेगा, 62,000 पड़ेगा। तो हम ज़्यादा मंगवाएंगे, इंपोर्ट यानी कि हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। जब डॉलर की वैल्यू कम होती है, जब रुपया मजबूत होता है तो इंपोर्ट बढ़ते हैं, जब रुपया कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। आई रिपीट, जब रुपया मजबूत होता है तो इंपोर्ट बढ़ते हैं, जब रुपया कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पर डिटरमाइन होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है या प्राइस वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, यानी कि डिमांड और सप्लाई का दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। Here D is equal to demand for foreign exchange and S is equal to supply of foreign exchange. Price of dollar, suppose के डॉलर का प्राइस है 71 रुपीज, डिमांड फॉर एक्सचेंज 500, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 100, डिमांड 500 है, सप्लाई 100 है,
क्योंकि प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पर नहीं होंगे और ज़्यादा की डिमांड होगी, यानी कि जो सेलर है वो ये चाहेगा कि उसको और प्रॉफिट मिले। प्राइस इंक्रीज हो गए 71 से 72 रुपीज़। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो गया प्राइस बढ़ने से, 500 से 400 पे आ गया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। लेकिन प्राइस इंक्रीज होना है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है 500 से 400 आ जाएगा, बट सप्लाई इंक्रीज होके 100 से 200 पे आ जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो रही है और डिमांड डिक्रीज हो रहा है। हेयर डिमांड इज ऑल्सो ग्रेटर देन सप्लाई, यहाँ पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से एक्स्ट्रा है, मीन एक्सेस डिमांड। अब सपोज की प्राइस और इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोड्यूसर के पास पॉसिबिलिटी है कि वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। प्राइस इंक्रीज हो गए डॉलर के 73 रुपीज़। अब यहाँ पर डिमांड 300 है, सप्लाई भी 300 है, इट मीन्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज की प्राइस ऑफ डॉलर इज 74 रुपीज़। डिमांड फॉर एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज 200, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज 400। हेयर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, यानी कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो एक्सेस सप्लाई आ गया। एक्सेस सप्लाई आएगा तो हम वापस नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। 75 रुपीज़ डॉलर की वैल्यू हो गई है मान लीजिए, डिमांड 100 रुपीज़ है, डिमांड 100 है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई 500 है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा, एक्सेस सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं होगा। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज 72 रुपीज़ पे हमारी डिमांड जो है वो 400 है और सप्लाई हमारी 200 है, ठीक है। 72 रुपीज़ जब डॉलर का प्राइस है, डिमांड 400 है और सप्लाई हमारी 200 है। अब प्राइस 73 रुपीज़ हो गया। अगर 73 रुपीज़ प्राइस है तो डिमांड भी 300 है हमारी और सप्लाई भी 300 है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और ज़्यादा 74 पे, तो डिमांड हमारी कम हो गई है, डिमांड हमारी 200 हो गई है और सप्लाई हमारी 400 हो गई है। डिमांड हमारी 200 है 74 पे और सप्लाई जो है वो हमारी 400 है। अब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये वो पॉइंट है जहां पर कि डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दूसरे के बराबर हैं, और ये कहाँ पर है 73 पर। इट मींस प्राइस डिटर्मिनेशन का होगा 73 रुपीज। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये छोटा सा टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है बेटा, अभी तक हम पढ़ते आए हैं मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। मार्केट वो जगह होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। बट व्हाट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? ऐसी कोई मार्केट या कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां फॉरेन एक्सचेंज को हम मार्केट डिफाइन करें, लेकिन जो शेयर मार्केट होती है, ये हमारी स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर आप इसको दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो यूएस का, किसी भी कंट्री का जो किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है, वहां पर हमारी फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज दैट मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स विश टू बाई और सेल फॉरेन एक्सचेंज। बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और बाइंग और सेलिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। हियर एक्सचेंज मींस करेंसी। बायर्स कैन बी इंडिविजुअल, बायर्स इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, ब्रोकर हो सकता है या बैंकर हो सकता है। फंक्शंस क्या क्या है? ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या है बेटा? इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अंदर जो कंट्री इन्वॉल्व होते हैं उस पर ये परचेजिंग पावर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री ए इज हैविंग स्टॉक। ए कंट्री के पास स्टॉक है और बी के पास है डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज। स्टॉक के बदले आप कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन डॉलर से आप स्टॉक खरीद सकते हो। बी ने स्टॉक खरीदा
और ए ने स्टॉक के बदले डॉलर को गेन किया। नाउ परचेजिंग पावर ऑफ बी, बी की परचेजिंग पावर ए के पास ट्रांसफर हो गई। अब बी को स्टॉक मिल गए हैं और ए को डॉलर मिल गए हैं जिससे वो एक्सचेंज कर सकता है। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन। इट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए फॉरेन मार्केट से क्रेडिट अवेलेबल होता है, लोन अवेलेबल होता है, मनी अवेलेबल होती है। कैसे? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में, विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि आप बिल बना लेंगे, बिल ले लेंगे, एक्सचेंज के बदले आपको बिल मिलेगा और 3 महीने के अंदर आप उस बिल को पे कर देंगे, यानी कि 3 महीने के अंदर का आपको टाइम मिल जाएगा इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। हैजिंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हैजिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आज के समय में हमने एक बॉन्ड साइन कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, टुडे कॉस्ट ऑफ डॉलर इज 50 रुपीज और हम अभी पे नहीं कर सकते टोटल अमाउंट। आने वाले समय में हमने कहा 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स वी विल पे, लेकिन हो सकता है तब तक डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाए 70 रुपीज। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशंस आती हैं उसके रिस्क को बचने के लिए हेजिंग फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करती है। यानी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के लिए टाइम मिल जाएगा। हमने जो आज परचेजिंग की है, हमने जो आज काम किया है, सेल और परचेज किया है, उसकी पेमेंट हम इन फ्यूचर कर सकते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा, अभी हमारे पास बर्डन नहीं आएगा और हमें टाइम मिल जाएगा पेमेंट के लिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मार्केट। स्पॉट मार्केट, द मार्केट इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। 2 तरह की होती है फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होती है? एट द स्पॉट, यानी कि अभी आप रिसिप्ट्स की पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट्स और पेमेंट करेंगे, गेन करेंगे और अभी आप पे करेंगे, अभी आप खरीदेंगे और पेमेंट कर देंगे। इट इज स्पॉट मार्केट। ये डेली नेचर बेस होती है, यानी कि रोज इसमें चेंजेस आते रहते हैं, डॉलर के प्राइस कम नीचे कम ज्यादा होंगे तो स्पॉट मार्केट में उसका फर्क दिखेगा। लेकिन इसमें हेजिंग अलाउड नहीं होती, यानी कि आज की उधारी आज ही करनी है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? फॉरवर्ड मार्केट हेजिंग की तरह ही है, जिसमें सेल और परचेज जो है आज हो जाता है, सेटलमेंट आज हो जाती है, लेकिन पेमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक डेट मिल जाती है फ्यूचर में, जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे। आज आप एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप फ्यूचर के अंदर उस पेमेंट को करते हैं। इट अलाउज हेजिंग, इसमें हेजिंग अलाउड होती है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। इट हैंडल ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हम फॉरवर्ड मार्केट के अंदर डील करते हैं, यानी कि लेटेस्ट या डेली पेमेंट के लिए हमारा स्पॉट मार्केट होता है और फ्यूचर पेमेंट के लिए हमारा फॉरवर्ड मार्केट है। स्पॉट मार्केट के अंदर हेजिंग नहीं होती, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हेजिंग होती है। स्पॉट मार्केट डेली नेचर बेस है, यानी कि डेली की वेरिएशंस जो होती हैं वो हम स्पॉट मार्केट में देखते हैं, जबकि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लियर है? ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फ्लेक्सिबल रेट, फिक्स रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।